हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देखिए बच्चों, आज हम जो कर रहे हैं वो एक पोम कर रहे हैं जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सीबीएसई की पोएम है, 12th क्लास की पोएम है। एक बहुत ही सुंदर पोएम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बढ़िया सी पेन पोर्ट्रेट है, एक बहुत ही प्यारी सी पोएम। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ इसके बारे में, इसकी समरी के बारे में। अबाउट द पोएट हम सबसे पहले बात करेंगे, अबाउट द पोएट, और उसके बाद में हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन को करेंगे। तो मेरा निवेदन है, अगर जिसने भी मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले, और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसकी हेल्प मिल सके। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इसकी हेडिंग को समझिए, क्या है, मतलब क्या है इसका। एन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्री हियर, व्हाट डू यू नो अबाउट एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या चीज़ है? देखिए, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी, ये जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 5th तक के जो क्लासेस होती हैं उनको एलिमेंट्री क्लासेस कहा जाता है। तो एक एलिमेंट्री स्कूल है, यानी कि एक प्राइमरी स्कूल है, और उसके क्लासरूम की हमारे सामने एक पिक्चर जो है वो पोर्ट्रेट की जा रही है। वो भी किससे? पेन पोर्ट्रेट लिख करके हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर जो है वो शो की जा रही है। और इन अ स्लम, स्लम का मतलब क्या है? स्लम एरियाज, झुग्गी बस्ती, ठीक है, स्लम एरियाज, जिसका मतलब क्या होता है? झुग्गी बस्ती। तो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जगह है, झुग्गी बस्ती है, और उसके अंदर एक प्राइमरी स्कूल है, और उस प्राइमरी स्कूल के एक क्लासरूम है, और उस क्लासरूम की कंडीशन क्या है? समझ रहे हो मेरी बात को, कि एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल के अंदर एक क्लासरूम है, दिस वन इज ए क्लास, ठीक है, एक स्कूल में ये क्लासरूम है, और चारों तरफ झुग्गी बस्ती है। क्या है? झुग्गी बस्ती है, रहने का कोई लोगों को ठिकाना नहीं है, पता नहीं है, और उसी झुग्गी बस्ती के अंदर ये एक स्कूल है, और उसी की एक क्लासरूम है, और उसमें बैठे हुए कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये तो रही हमारी हेडिंग, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी कि झुग्गी बस्ती के अंदर बना हुआ एक प्राइमरी स्कूल, और उस प्राइमरी स्कूल की कक्षा कक्ष यानी कि एक क्लासरूम का यहाँ पर पिक्चर यानी कि वर्णन किया गया है। रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर के द्वारा इसको लिखा गया है। सबसे पहले अबाउट द पोएट। स्टीफन स्पेंडर, born in 1909, dead in 1995। जन्म हुआ 1909 के अंदर और डेथ हो गई उनकी 1995 के अंदर। एंड ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। इंग्लिश मीन्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन, ब्रिटिश, कि ये कौन था? इंग्लिश पोएट था, यानी कि ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का था, और वहीं से ही उन्होंने अपनी स्टडी ली। वर्कड एज पोएट एंड एसिस्ट, इसने क्या किया कि एक पोएट और एक एसिस्ट, यानी कि एक पोएट के रूप में, अर्थात कविताएं लिखने वाला, और एसिस्ट यानी कि निबंध लिखने वाला। तो एक पोएट और एसिस्ट के रूप में इसने वर्क किया। ही वर्कड एज ए पोएट एंड एसिस्ट, ओके, एंड ही वॉज इंग्लिश पोएट, मीन्स फ्रॉम इंग्लैंड, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से था? इंग्लैंड से था, ओके। स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज, कहाँ उसने अपनी स्टडी पूरी की? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड के अंदर उसने अपनी स्टडी को पूरा किया। एंड आफ्टर दैट, विदाउट कंप्लीटिंग हिज डिग्री, ही वेंट टू द बर्लिन, ही लेफ्ट विदाउट टेकिंग डिग्री। उसने कॉलेज को छोड़ दिया, ठीक है, और कहाँ चला गया? बर्लिन चला गया। कहाँ? कब? इन 1930, ओके, इन 1930, 1930 के अंदर ही वेंट टू बर्लिन। कहाँ चला गया? बर्लिन चला गया, ठीक है, बिना डिग्री लिए हुए, और वहां जाकर के इसने काम करना शुरू किया। देयर ही एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ पॉलिटिशियंस, ओके। तो उसका इंटरेस्ट किस में था? ही वॉज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, और दैट्स वाई ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। तो इसी वजह से इसने अपने आप को क्या किया?
एक सोशलिस्ट के रूप में, एक समाज सेवी कह सकते हैं कि उसके रूप में, और एक पैसिफिस्ट के रूप में अपने आप को वहाँ पे डिक्लेयर किया और वहाँ पर उसने काम करना शुरू कर दिया। अब जो मेन बात है इसकी बुक्स की, इसने कौन कौन सी बुक्स लिखी। पोएम्स ऑफ डेडिकेशन इसने बुक लिखी। द एज ऑफ बीइंग, ये इसकी एक बहुत ही अच्छी चर्चित बुक रही। द क्रिएटिव एलिमेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा द क्रिएटिव एलिमेंट्स। क्रिएटिव एलिमेंट्स इसने बुक लिखी। द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न, ये भी इसकी एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बुक थी, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न। और उसके बाद में उसने एक और बुक लिखी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये इसकी क्या थी, एक ऑटोबायोग्राफी थी। क्या थी, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो उसने क्या किया, अपने खुद के बारे में इसके अंदर लिखा, और इस तरह से इसने अपना एक बहुत ही प्यारा सा पोएम का संग्रह हमारे सामने रखा। तो ये तो था एक बहुत ही छोटा सा वर्णन एक पोएट के बारे में। एक्चुअली इट इज़ नॉट आस्क्ड इन 12th क्लासेस, बट अबाउट द पोएट इट इज़ आस्क्ड इन competitive classes. So here I presented a very brief description or explanation about Stephen Spender. Hope you understood it. Now come to the next point. Okay, now we are going to start explanation of the poem. अब हम explanation कर रहे हैं इस poem की। देखिए इसमें दो स्टेंजाज हैं। पहला जो स्टेंजा है वो डिस्क्रिप्शन है चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में, कि वो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बच्चे कैसे हैं, किस तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पर उनकी हालत कैसी है, ठीक है, और किस कंडीशन में वो वहाँ बैठे हुए हैं। और जो सेकंड स्टेंजा है, दिस वन इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासरूम। फर्स्ट वन स्टेंजा इज डिस्क्रिप्शन ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड वन द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासरूम। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि जो पोएट है वो यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स का बहुत सुंदर यूज़ कर रहा है, लिटरेरी डिवाइसेस का बहुत सुंदर यूज़ कर रहा है। इसने यहाँ पर सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, इनका बहुत ही सुंदर तरीके से यूज़ पोएट ने यहाँ पर किया है। तो मैं आपको लाइन वाइज इनको भी समझाता हुआ चलूँगा कि कैसे उसने इनका यूज़ किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी समरी के बारे में बताता हूँ कि इस पोएम की समरी क्या है, क्या चीज़ है पोएम, और क्या इसमें पोएट जो वो कहना चाहता है। स्टीफन स्पेंडर की ये कविता एक झुग्गी में स्कूल की कक्षा का और कक्षा में बैठे हुए जो बच्चे हैं उन बच्चों का हमारे सामने वर्णन कर रही है। एक बहुत ही प्यारा सा पेन पोर्ट्रेट है ये। बच्चों के चेहरे बहुत सुस्त हैं और इसका डिस्क्रिप्शन उसने बहुत ही अलग तरीके से किया हुआ है, जो कि इस पोएम के अंदर हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर इसने यूज़ किया फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स द चिल्ड्रंस फेसेस। अब गस्टी वेव्स तो क्या होती हैं, लहरें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसने एक बहुत ही प्यारा सा जो यूज़ करते हुए उसने एक मेटाफर का यहाँ इसने कहा है, हमें बताया है कि ये जो बच्चों के चेहरे हैं वो बहुत ही सुस्त हैं। उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे अवांछित हैं, मतलब वो स्कूल में नहीं आना चाहते, दे डोंट वांट टू अटेंड द स्कूल, डोंट वांट टू कम इन द क्लासेस, बट दे आर देयर, परंतु वो वहाँ पर है। बच्चों के चेहरे बहुत उदास हैं, उनके सिर गरीब होने के कारण उदासी से नीचे लटके हुए हैं, जैसे कि बहुत बड़ा भार उनके सर के ऊपर हो, तो वो नीचे लटके हुए हैं। उनके माता पिता से विरासत में उन्हें कुछ रोग मिले हैं और उन्हीं रोगग्रस्त शरीर के साथ में वे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक कमरे का छोर है यहाँ पे, एक कमरे के छोर पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आपको एक पिक्चर के माध्यम से, एक क्लासरूम की पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ये एक क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में ये बेंचेस हैं, ठीक है। तो कमरे का एक छोर है, एक किनारा है, ठीक है। इस किनारे पर एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर एक बॉय, एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये मान लो वो बच्चा है। एक बच्चा जो है वो किनारे पर बैठा हुआ है, जिसके पास
उसकी जो बहुत ही उज्जवल सी आंखें हैं, उसकी आंखों के अंदर बहुत ही गहरे सपने हैं, गिलहरी के समान वो बाहर उन सपनों को अब बुन रहा है। गिलहरी किस प्रकार से आती है, उन्मुक्त होकर के खेलती है, वापस चली जाती है, तो वो भी स्वतंत्र रहना चाहता है यहाँ पर। तो इसलिए उसकी आंखों के अंदर भी बहुत ही सुनहरे से सपने हैं। वो गिलहरी के साथ बाहर खेल रहा है। वो बहुत ही मंद अंधेरे कमरे में दूसरे से बिल्कुल अलग है, और बाहर एक गिलहरी जो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, उतर रही है, उसके साथ वो खेल रहा है। उसके साथ कैसे खेल रहा है? उसको देख करके, उसके पास में नहीं है, वो बाहर खेल रही है, पर उसके साथ खेल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि वो केवल उसी को देख रहा है और उसके साथ एंजॉय कर रहा है, और उसकी आंखों में उसी गिलहरी के समान स्वतंत्रता के भाव उसके आंखों के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है। कक्षा की जो दीवारें हैं, ये वॉल्स जो हैं, वो बहुत ही भद्दी सी हैं, गंदी हैं। लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो चार्ट हैं और जो पिक्चर्स हैं वो दान में दी हुई है, जिसे दीवारों के ऊपर लगाया हुआ है, टैग किया हुआ है। जैसे होता है ना कि जैसे ये दीवार है, हमारे पास में ये एक दीवार है, और दीवार के ऊपर हम क्या करते हैं, पिक्चर्स लगा देते हैं, अलग अलग महापुरुषों की, जो रेस्पेक्टेबल पर्सन्स होते हैं उनकी हम पिक्चर्स लगा देते हैं। ठीक है। तो एक स्कूल में होता है, अक्सर स्कूल की क्लासरूम के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो लगी हुई होती हैं। तो वो पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, जो दान में दी गई है, डोनेशन में दी गई हैं, वो लगाए हुए हैं। उनमें से एक महान नाटककार शेक्सपियर की भी तस्वीर है, और उसका सिर क्या है, गंजा है। कंपैरिजन जो है वो सूरज के साथ में किया हुआ है, उगते हुए सूर्य के साथ में उसका कंपैरिजन वहां पर किया हुआ है। क्लियर है। अगला पोस्टर टेरोलीज घाटी का है, जो चर्चों से और फूलों से, चर्च जो होते हैं क्रिश्चियंस लोगों के जो प्रार्थना स्थल होते हैं चर्च, उनका और फूलों से भरी हुई एक घाटी है, जहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक सुंदरता जो है वो फैली हुई है। और ये एक प्रकृति की सुंदर रचनाओं का एक प्रतीक है। एक और दुनिया का एक नक्शा है जो वहाँ पर उस जगह पर लगा हुआ है। एक बच्चे के लिए दुनिया इस तस्वीर में नहीं दिखाई गई है, इन बच्चों के लिए वो दुनिया इस तस्वीर में नहीं दिखाई गई है, लेकिन यह वह है जो वे कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं। यानी कि उनके लिए ये तस्वीर के अंदर जो संसार, वो ऐसा संसार है जो खिड़की से बाहर है। उस कक्षा का संसार वो संसार नहीं है। वे झुग्गी में फंसे हुए हैं, उनका भविष्य मंद और आशाहीन है। उनके पास एक अंधेरा भविष्य है, क्योंकि जीवन में उनके विकल्प सीमित है, कुछ भी नहीं है उनके पास में, और निराशाजनक रूप से कवर किए गए हैं। वे ज्ञान के उज्जवल प्रकाश से बहुत ज़्यादा दूर हैं। उनके पास में किसी भी प्रकार की जो ज्ञान है वो नहीं है। इन चित्रों को समझना उनकी क्षमताओं से परे है। वो इन तस्वीरों को नहीं समझ सकते। वे हर किसी से नफरत करते हैं, और उनके लिए शेक्सपियर एक दुष्ट आदमी है। उनके हिसाब से शेक्सपियर क्या है, एक बहुत ही दुष्ट आदमी है, जैसा कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता हो। जो व्यक्ति उनसे प्यार नहीं करता उनके लिए वो दुष्ट है, तो उसके लिए उसे लगता है कि ये भी क्या है, एक बहुत ही दुष्ट आदमी है। वे सभी को नापसंद करते हैं। प्यार और स्वीकृति की इच्छा उन्हें चोरी जैसे अपराध करने के लिए मजबूर करती है। ये समझने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। बच्चे इतने पतले हैं कि उनके कपड़े जो है वो त्वचा की तरह होते हैं, यानी कि जैसे एक व्यक्ति की हड्डियां जो दिखाई देती रहती हैं, उसके त्वचा के अंदर से, उसके शरीर की जो मांस है उसके अंदर से हड्डियां दिखाई देती रहती हैं। ऐसा पोषण की कमी के कारण होता है। और उन्होंने स्टील से बने चश्मे जो है वो पहने हैं, जो सस्ते हैं, भारी हैं और असुविधाजनक हैं। अपने सपनों को पूरा करने और बाहर जाने की उनकी संभावनाओं को बड़ी झुग्गियों के निर्माण से और कम कर दिया गया है। यानी कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा झुग्गी बस्तियां जो है वो बनी हुई हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि वो बाहर भी नहीं जा सकते। जब तक कि वे मलिन बस्तियों से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर एक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि जब तक कि वो इन गंदी बस्तियों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वे कभी नहीं जान पाएंगे कि बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर क्या चीज़ें हैं। सरकारी प्रणाली जो इन गंदी बस्तियों को बनाती हैं, इन लोगों के उनमें रहने का ही एक कारण है, क्योंकि सरकार की वजह से ऐसा है। शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि यह उन्हें इन मलिन बस्तियों से, इन गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते, बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाते। वो बाहर निकलना भी चाहते हैं तो वो निकल नहीं पाते। मजबूरी में उन्हें कचरा बीनना पड़ता है, मजबूरी में उन्हें और दूसरे काम करने पड़ते हैं।
तो उन्हें इन गंदी बस्तियों के परे सपने देखने का अधिकार ही नहीं दिया जाता, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं उनके ऊपर बोझ आ जाता है अपने परिवार को पालने का, और जैसे ही उन्हें अपने परिवार को पालने का बोझ उनके ऊपर आता है तो वो वापस से उसी काम के अंदर, उसी दलदल में फंस जाते हैं और वो कभी उनसे बाहर नहीं निकल पाते, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसी दुनिया उनकी है। कवि यहाँ पर अधिकारियों से एक निवेदन कर रहा है, वो प्रॉमिस रिक्वेस्ट कर रहा है, जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इन झुग्गियों से इन बच्चों को बाहर आने की अनुमति देने का अनुरोध करता है। वो कहता है कि इन बच्चों को इन झुग्गियों से बाहर आने दो, ताकि ये बच्चे भी कल को अपना भविष्य संवार सके, कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा बन सकें। इसलिए इनकी हेल्प करो, ताकि क्लासरूम की दीवारों पर बने नक्शे उनके लिए एक वास्तविकता से भर जाएं, ताकि वो उन्हें समझ सकें कि हाँ, ये संसार है तो ये हमारे लिए संसार है। उन्हें इन मंद मलिन गंदी बस्तियों के बजाय हरे खेतों में ले जाना चाहिए, ताकि वो भी प्रकृति का आनंद ले सकें। समुद्र तटों की जो धूप है, गर्म रेत और चमकदार नीले आकाश उनके मन में ज्ञान के लिए भूख पैदा करेंगे। जब वो बाहर जाएंगे उनसे उनका सामना करेंगे, और हो सकता है कि जब वो बाहर जाएं तो इनमें से ही कुछ लोग बहुत कुछ सीख जाएं, फिर वे इसका सब कुछ सोख लेंगे। यानी कि वो क्या करेंगे, वो बहुत कुछ सीखेंगे इनसे, और ये बच्चे आर्थिक रूप से उसके बाद में सशक्त हो जाएंगे। तो कवि यहाँ पर इस कविता को एक शक्तिशाली पंक्ति के साथ में समाप्त करता है और कहता है कि लोग इतिहास बनाते हैं, और वो लोग इतिहास बनाते हैं जो सूरज के समान चमकते हैं। यानी कि जो लोग इतिहास बनाते हैं वही सूर्य के समान चमकते हैं। तो हो सकता है कि इनमें से भी कोई इतिहास बनाने वाला आ जाए। तो ये थी हमारे पास में समरी इस पोएम की। अब हम इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि समरी आपको समझ में आई होगी। अगर आपने समरी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको आगे पोएम की एक्सप्लेनेशन को समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जुड़े रहें मेरे साथ में अगली पोएम वीडियो के लिए, ताकि आपको उसमें समरी को मैं अच्छी तरह से समझा सकूं और आपके लिए इस कार्य को, इस पोएम को बहुत ही आसान बना दूं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।